देखिए लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश के जो शासक थे वो अफगान के थे और ये अफगानों की साहूखेल शाखा से संबंधित थे। कभी कभी इनकी शाखा जरूर पूछी जाती है, लोधी वंश का शासन किस शाखा से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं बहलोल लोधी 1451 से 89। यह लोधी वंश का संस्थापक था और दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला ये शासक होता है। इसने अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया था और ये कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा बल्कि कालीन पर बैठता था और इसके चारों तरफ जो है अमीर बैठते थे। इसने कभी व्यक्तिगत अंगरक्षक भी नहीं रखे थे। ठीक है, इसका भोजन इसके महल में नहीं बनता था बल्कि अमीरों द्वारा बारी बारी से भोजन इसके लिए पहुंचाया जाता था। अब बहलोल लोधी ने एक चांदी की मुद्रा भी प्रचलित की थी जो इसी के नाम से थी और जो कि टंका के मूल्य का 1/3 या 1/3 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, थी। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही थी, मतलब व्यापार का माध्यम थी बहलोली जो मुद्रा थी। ठीक है, अब बहलोल लोधी जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली में मिला लेता है और इसने ग्वालियर के शासक मान सिंह को भी पराजित किया और उससे वार्षिक कर इसने प्राप्त किया था। ठीक है, फिर आते हैं सिकंदर लोधी पे। देखिए सिकंदर लोधी का समय होता है 1489 से 1517। ठीक है, और यह एक हिंदू माँ का पुत्र था। इसकी माँ का नाम था जयवंत। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी उसने आगरा को बनाया था। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोधी याद रखिएगा। इसने गजे सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक नाप की इकाई का प्रचलन भी किया था। ठीक है, गजे सिकंदरी। खैर गजे सिकंदरी में सिकंदरी आया है तो आप सिकंदर से समझ जाएंगे, याद आपको हो जाएगा। सिकंदर लोधी ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। अमीरों के साथ समानता का अधिकार इसका नहीं था। ठीक है, और ये गरीबों और असहायों को भत्ते भी देता था। जब यह अपने कपड़े और बिस्तर बदलता था तो उसे बेच देता था और उसे अनाथ कन्याओं उसका विवाह कर देता था, मतलब जो भी धन उसको उससे प्राप्त होता था। इसने स्त्रियों को संतों के मकबरे में जाने से रोक लगा दी थी। ठीक है, एक कवि था और फारसी में गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था। तो ये भी सवाल कई बार आता है गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं पब्लिश करता था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी। यह इस्लाम के प्रति अत्यधिक कट्टर भी था। इसने हिंदू मूर्तियों को तुड़वाया था। ठीक है, फिर आते हैं इब्राहिम लोधी। अब देखिए 1517 से 26 यह दिल्ली सल्तनत तथा लोधी वंश का अंतिम शासक था और गद्दी पर बैठते इसने ग्वालियर अभियान शुरू किया था। यहाँ के शासक विक्रमजीत को पराजित करके इसने अपने अधीन इसको कर लिया था। ठीक है, इसी विजय से उत्साहित होकर इसने मेवाड़ अभियान शुरू किया, लेकिन यहाँ के शासक राणा सांगा से यह पराजित हो जाता है और इब्राहिम लोधी अफगान अमीरों का विश्वास खो देता है। अफगान अमीर इससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में, तो इसलिए मैंने को एकदम बोल्ड कर रखा है। देखो इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां लोधी और सूबेदार दौलत खां लोधी जो पंजाब का था, इन दोनों ने इसको मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए काबुल का जो शासक था बाबर, उसको इसके विरुद्ध आमंत्रित किया था। ठीक है ना। इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि 1525 में बाबर जब पंजाब को जीतकर आगे बढ़ता है ना, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, और वहां पे जो है ये इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है और मारा जाता है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब इसके बाद हम थोड़ा प्रशासनिक इकाई, इनके ट्रेडमार्क्स वगैरह क्या थे, व्यापार कैसे करते थे, ठीक है, इन चीज़ों को, इनके कल्चर्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और देन हम फिर दक्षिण भारत के राजवंश की तरफ जाएंगे दोबारा विजयनगर साम्राज्य को समझने के लिए, और देन हम फिर मुगल्स वगैरह को करेंगे। लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि इसके बीच ही काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आने वाली हैं अपकमिंग वीडियोज़ में।